स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी कोर पढ़ने वाले हैं। बुक है आरोह भाग 2 और आज का जो टॉपिक है वो है गजल। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आपकी कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप आगे मुझसे पूछ सकते हैं। तो संदर्भ में हम देखते हैं क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध शायर फिराक गोरखपुरी की गजल शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने फिराक जी की जो एक और कृति थी उसको पढ़ा था और आज हम उनकी गजलों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे आप कह सकते हो गजलों की जो लाइन है यानी कि जो शेर है वो है, नौरस गुचे पंखड़ियों की नाजुक ग्रह खोले हैं, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। अब इसका प्रसंग क्या होगा ये देखते हैं। ये जो शेर है, ठीक है, शेर व शायरी आपने सुनी होगी, तो ये एक तरीके से उर्दू में लिखा गया है। ठीक है, उर्दू तरीके उर्दू शब्दावली में ये लिखा गया है। तो इसका जो अगर हम देखेंगे प्रसंग क्या होगा, तो इस शेर के अंदर जो फिराक जी हैं यानी कि जो शायर हैं वो बताते हैं कि कलियों की नई नई पंखुड़ियां खिलने लगी हैं और उनमें से रंग और सुगंध झरने लगे हैं। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं क्या होगी। नए रस यानी कि नौ रस का मतलब होता है नए रस। ठीक है, नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियां अपनी गांठें खोल रही हैं और उनसे जो सुगंध फैल रही है, ठीक है, जो खुशबू आ रही है, उसे देखकर यूं लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। यानी कि कितना सुंदर दृश्य है। आशय यह है सिंपल सा कि वातावरण में फूलों और कलियों की मनमोहक सुगंध फैली हुई है। ठीक है, आगे अगला शेर है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारों, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इसका मतलब है फिराक अपनी गजल के इन शेरों से अपनी प्रिय को याद करते हुए उसके वियोग से उत्पन्न मर्म को बयां करते हैं। किस तरीके से वो दुखी हैं, किस तरीके से वो तकलीफ में हैं जब वो अपने प्रिय से अलग हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है या शायर कहता है, ढलती हुई रात है, ठीक है, तारे भी आंखें झपकाकर मानो सोना चाह रहे हैं, प्रकृति का कण कण मौन है, चारों तरफ शांति है, मानो सो सा रहा है। ठीक है, प्रकृति का कण कण, और मुझे यह सन्नाटा मेरे प्रिय की याद दिला रहा है। ठीक है, इतना सन्नाटा, मानो सन्नाटा मेरे साथ बोल रहा है, हे मित्रों, क्या इस सन्नाटे की बात तुम सुन पा रहे हो। यहाँ पे सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शायर कहते हैं कि क्या इस सन्नाटे की बात तुम सुन पा रहे हो, ये सन्नाटा जो होता है वो उसी को कुछ कहता है जिसके सीने में प्रेम की वेदना होती है। यानी कि सन्नाटे में उसी को मतलब सन्नाटा सुनाई देता है और उसी से सन्नाटा बात करता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा दुख होता है अपने प्रेम को लेके। आगे की लाइनें हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। अब इसका मतलब है फिराक अपनी गजल के इन शेरों से अपनी प्रिय को याद करते हुए सेम आप वही प्रसंग आगे चला सकते हो। इवन आने वाली जितनी भी और पंक्तियां हैं सब में आप ये प्रसंग चला सकते हो। ये स्पेशली उनके प्रिय की ही बातें हैं जिनको लेके वो दुखी हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या होगी, कवि कहता है मैं और मेरी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों अभाव और असफलता के कारण हमेशा रोते रहते हैं। दोनों को मानो एक ही काम मिला हुआ है, रोने का। दोनों का मतलब मेरी किस्मत भी रोती रहती है और मैं भी रोता रहता हूं। मेरी किस्मत जो है, ठीक है, यानी कि मेरी किस्मत जो है मेरी हालत को देखकर मुझ पर रोती है और मैं अपनी बुरी किस्मत को देखकर रोता हूं। यानी कि हम दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, बस रोने का। मेरे जीवन में असफलता और निराशा के सिवा और कुछ भी नहीं है। आगे की लाइनें हैं, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यानी कि फिराक यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि प्रिय को तो याद करते ही करते हैं, इसके साथ साथ जो बाहरी दुनिया के लोग उनके प्रेम के ऊपर जो लोग उनको बदनाम करते हैं फिराक जी को, ठीक है, जो कुछ ऐसा भला बुरा कहते हैं, ईर्ष्या करते हैं उनसे, अब उसके बारे में क्या कहते हैं यहाँ पे एक शायर, आइए देखते हैं। कवि कहता है कि जो भी लोग मेरे प्रेम की निंदा करके मुझे बदनाम कर रहे हैं, यानी कि मेरे प्यार को जो बदनाम कर रहे हैं, काश वो इतना समझ पाते कि वो मेरी नहीं वो अपनी पोल खोल रहे हैं। मेरी निंदा करके उनकी ईर्ष्या प्रकट हो रही है। ठीक है, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप किसी और की निंदा नहीं करते, आप अपनी पोल खोलते हो। ठीक है, कि आप किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हो। आगे की लाइनें हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी कि यहाँ पे फिर से आप यही लाइन लिख सकते हो और मतलब किस तरीके से वो अपने प्रिय को याद करते हैं। और कवि कहते हैं कि हे प्रिय, हम पूरे होशो हवास के साथ तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहे हैं, यानी कि मैं
ठीक है, कवि अपने आप को कहता है कि मैं पूरे होशो हवास के साथ में तुम्हारे प्रेम की कीमत दे रहा हूं। ठीक है, जो भी प्रेम में डूबता है वह दीवाना हो जाता है। ठीक है, तो उर्दू शब्द है यहाँ पे दीवाना, और आशय यह है इसका कि कवि पूरे विवेक के साथ अपनी प्रिया के प्रेम में दीवाना हो चुका है। ठीक है, जिससे भी वो प्यार करता है। आगे है लाइनें, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। यानी कि यहाँ पे फिर वो अपने मर्म को, अपने दुख को, वियोग को यहाँ पे बताते हैं और कहते हैं कि प्रेमी कवि अपनी प्रेमिका को कहता है कि हे प्रिय, मेरे मन में तेरे दुखों के प्रति पूरा सम्मान है, मुझे तेरा पूरा लिहाज है, तेरा फिक्र है, चिंता है, परंतु साथ ही मुझे दुनियादारी की भी पूरी चिंता है। यहाँ पे शायर ऐसा कहते हैं फिराक जी, दुनिया मुझे तुम्हारे प्रेम में मग्न नहीं देख सकती, मैं औरों से अपने दर्द को छुपाता हूं तथा छिप छिप कर मैं रो लेता हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हैं। आगे है, फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे फिर वो कुछ बताएंगे अपने बारे में। देखिए क्या कहते हैं, कवि कहता है कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में भी मनुष्य की प्रवृत्ति का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी लेन देन का संतुलन चलता है। क्योंकि आप अगर स्वयं को, खुद को प्रेम में जितना ज्यादा समर्पित करोगे उतना ही प्रेम आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पे स्वयं को खो देने से ही प्रेम मिलता है, किसी और के प्यार में खुद को खो दोगे तभी आपको प्यार मिलेगा, ऐसा कवि बताते हैं। आगे है, आबो ताब अशआर ना पूछो, तुम भी आंखें रुख खा लो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। यानी कि फिर अब आगे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या होगी। कवि कहता है, तुम मेरी शायरी की चमक धमक और कलाकारी पर इतना फिदा ना होना या ना हो। मेरी शायरी का सौंदर्य बनावटी सजावटी नहीं है, मैं जो लिख रहा हूं वो मेरी असली इमोशंस है, मेरी फीलिंग्स हैं। इतना तो सब लोग मुझे समझ ही सकते हैं कि मेरे शेरों में जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वह आंख के आंसुओं से मतलब निकला है, ये जो सौंदर्य है। ठीक है, और मैंने आंखों से आंसू बहाए हैं, उन्हीं के कारण आज मेरी शायरी में चमक आई है, ऐसा वो कहते हैं। आगे है, ऐसे में तू याद आए हैं अंजुमन में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले है। यानी कि फिर वो अब आगे फरिश्तों के बारे में कुछ बताते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं ये देखते हैं। रात गए जब आसमान में फरिश्ते दुनिया के पापों का लेखा जोखा देख रहे होते हैं, ऐसे में हम शराब की महफिल में अपना गम गलत करते हुए तुझे याद कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा दुखी है यहाँ पे कवि। ठीक है, शराब तक का सहारा ले रहा है। आशा यह है कि घनी अंधेरी रातों में प्रेमिका की बहुत ज्यादा याद आ रही है यहाँ पे शायर को। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। यानी कि यहाँ पे वो कहीं ना कहीं अपनी गजल को मतलब वो जब बताते हैं तो कहते हैं कि मीर की गजलों के जैसी है उनकी गजल। यानी कि फिराक कहते हैं, लोग मेरी शायरी पर मुग्ध होकर, जब बिल्कुल लोग खुश हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अक्सर मुझे ये कहते हैं कि फिराक हम तुम्हारी शायरी पर न्योछावर हैं, ना जाने तुमने ऐसी बेहतरीन शायरी कहां से सीख ली, तुम्हारी गजलों के शेर में तो। यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। वो कहते हैं, जो बाहरी दुनिया के लोग हैं, कहते हैं तुम्हारी गजलों के शेरों में तो मीर की गजलों के बोल सुनाई पड़ते हैं। मीर एक प्रसिद्ध शायर हैं, तुम्हारी शायरी मीर की शायरी की तरह सुंदर है। ठीक है, ऐसा होता है। अब विशेष की बात करते हैं। उर्दू काव्य होने के कारण भाषा और भावों दोनों में उर्दू के ही संस्कार प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, उर्दू का बहुत इसमें मतलब कह सकते हो पल्ला भारी है। सन्नाटे का मानवीकरण किया गया है। रात्रि के एकांत मौन का यह चित्रण अत्यंत प्रभावी है। आपने देखा होगा जब वो सन्नाटे से कभी बात कर रहा होता है। और जो छोटे मोटे अलंकार वगैरह होते हैं वो आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैं आपको कुछ ऐसी लाइनें बता रहा हूं जो आप यूज कर सकते हो। ये जो शेर है ये प्रेम की निराशा से भरपूर है। ठीक है, इसमें वियोग श्रृंगार है। कीमत, अदा, सौदा, दीवाना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि उर्दू शब्दावली के हैं। ठीक है, उर्दू की कठिन शब्दावली के कारण ये शेर कठिन बन पड़ा है। ठीक है, उर्दू शब्दावली की प्रधानता है, इसलिए हिंदी के जो पाठक हैं आपको भी थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि मैं जब उसको पढ़ रहा था तो उर्दू का थोड़ा उसमें ज्यादा था। ठीक है, तो आपके लिए पढ़ना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो समझ में आई, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।